हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हमारा ये जो टॉपिक है शीत युद्ध का दौर, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में इस विश्व के सामने क्या समस्या हुई और सभी देशों ने किस प्रकार की रणनीति अपनाई। क्या हुआ था कि जो दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1945 में समाप्त हो गया था, 1945 में समाप्त हो गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1939 में। ये याद रखना काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में क्या होता है कि एक रणनीतियां बन गई थी कि इस विश्व में दो महाशक्तियां बन गई। एक था यूएसए और दूसरी थी सोवियत संघ। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दो महाशक्तियां हमारे सामने उभर करके आई थी। अब इधर से अमेरिका बोल रहा था कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं, मेरी अर्थव्यवस्था अच्छी है और मेरी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाओ। और इधर से सोवियत संघ कह रहा था कि सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था मेरी है, तो मेरी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाओ। ये दो महाशक्तियां थी। अब तीव्र गति से क्या होता है कि ये जो विश्व था ये दो गुटों में तीव्र गति से बढ़ने लग गया। बहुत से देश थे वो अमेरिका का समर्थन करने लग गए और बहुत से देश थे वो सोवियत संघ का समर्थन करने लग गए। मुख्य रूप से इन दोनों देशों का समर्थन करने के पीछे महत्वपूर्ण कारण था इन देशों की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। और जबकि सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। अब इस चीज को समझने के लिए इनको एक बार डिटेल देखनी पड़ेगी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये है कि जितने भी सेक्टर हैं, चाहे आप हॉस्पिटल देख लो, विद्यालय देख लो, उसके अलावा कल कारखाने देख लो, सभी निजी रूप में निजी होंगे। मतलब सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। बस अपने स्तर पर आप फैक्ट्रियों की स्थापना करो, स्कूलों की स्थापना करो, कॉलेजों की स्थापना करो, हॉस्पिटलों की स्थापना करो, लोगों का कार्य करो। बस इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। निजी रूप से आप खोल सकते हो, सरकार में कुछ भी नहीं आता था इसके अंतर्गत। और दूसरी जो अर्थव्यवस्था थी जस्ट इसके उलट सोवियत संघ की। सोवियत संघ में क्या था कि ये जो सभी सेक्टर हैं जिनमें आप कल कारखाने देख लो, कृषि देख लो, यहाँ तक कि स्कूल हॉस्पिटल, सब और सब सरकार के अंडर में थे। ये सभी सरकारी होते थे, सरकार के अधीन होते थे। ये मुख्य रूप से हमारे सामने इस विश्व के सामने दो मॉडल उभर के आए थे। इन मॉडलों को देख करके जिन देश के राष्ट्राध्यक्ष थे उनको जो मॉडल अच्छा लगा वो उस देश का समर्थन करने लग गया। बहुत से देश थे जो सोवियत संघ का समर्थन किया, बहुत से देश थे जिन्होंने अमेरिका का समर्थन किया। अब समर्थन करने का अर्थ होगा कि अपने देश में अर्थव्यवस्था का वही मॉडल अपनाना, चाहे आप साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाओ या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। अब बात यह आती है कि भारत ने क्या किया था इस मामले में। क्यों? क्योंकि 1945 से ये मामला चला था, शीत युद्ध का दौर चला था। तो भारत अपने 1947 में आजाद हो गया था, 1947 में। तो भारत ने किस देश का समर्थन किया, भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा मॉडल अपनाया? तो स्पष्ट रूप से न ही हमने सोवियत संघ का मॉडल अपनाया और न ही अमेरिका का मॉडल अपनाया। हमने एक नया ही मॉडल अपनाया और एक नई नीति का आविष्कार किया था। वो नीति थी गुट निरपेक्ष नीति। गुट निरपेक्ष नीति, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अब गुट निरपेक्ष नीति के अंतर्गत भारत का मॉडल क्या होगा। अब गुट निरपेक्ष नीति अपन अगले वीडियो में पूरी डिटेल से बारे में बात करेंगे कि इसमें भारत ने किस प्रकार का मॉडल है। कुछ सेक्टर हमने साम्यवादी का अपनाया था और कुछ सेक्टर हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई थी। मतलब आज भी आप देख रहे हो कि विद्यालय हैं, बहुत से विद्यालय आपने सरकारी विद्यालयों को देखा है, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो आप प्राइवेट विद्यालय भी देखते हो।
इस प्रकार से हॉस्पिटल भी ऐसे सरकारी हॉस्पिटल भी होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी होते हैं। तो ये गुट निरपेक्ष का हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इस अर्थव्यवस्था को क्या नाम दिया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसमें आपके क्या काम की चीज है? नॉर्मली मोटे तौर पे पूछा जाता है कि शीत युद्ध के दौर में अमेरिका की अर्थव्यवस्था कौन सी थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, सोवियत संघ को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? रूस के नाम से जानते हैं। पहले इसको 1991-92 से पहले इसको सोवियत संघ के नाम से जानते थे, वर्तमान में रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका विभाजन हो गया, 14 टुकड़ों में बंट गया था, इसके बाद में ये अब रूस हो गया है। अब इसमें ये पूछा जाएगा कि रूस का या सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कौन सी थी? साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक ही बात है, चाहे आप साम्यवादी बोलो चाहे समाजवादी बोलो। और अब भारत ने क्या कार्य किया इस दौरान? भारत ने कार्य किया गुट निरपेक्ष नीति। अब ये गुट निरपेक्ष नीति में अर्थव्यवस्था हमारी किस प्रकार की थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब अपन ने ये तो अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं कि आखिर ये शीत युद्ध है क्या? प्रथम विश्व युद्ध अपन ने पढ़ा है, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा है, लेकिन ये शीत युद्ध क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। शीत युद्ध, अब पूरा विश्व था, दो गुटों में विभाजित हो गया अर्थव्यवस्था के आधार पर, ये चीज अपन ने देख ली है। अब इस दौरान मुख्य रूप से दो देश, दो महाशक्तियां, अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो महाशक्तियां थी। मुख्य रूप से राजनीतिक उठक पटक चल रही थी। मतलब सोवियत संघ के समर्थक जो देश थे वो अमेरिका के समर्थक देशों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वहां की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनको अपने प्रभाव में लाने की कोशिश कर रहे थे। और वही कार्य अमेरिका के समर्थक देश भी यही काम कर रहे थे और सोवियत के देश भी ये काम कर रहे थे। लेकिन इस समय एक बात याद रखना, एक बहुत बड़ा संकट आ गया था विश्व के सामने, और वो संकट ऐसा था कि तीसरा महायुद्ध जैसी स्थिति हमारे सामने आ गई थी। वो संकट था क्यूबा संकट। अब ये क्यूबा संकट क्या है? एक देश का नाम है क्यूबा। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको नक्शा बना के बता देता हूं। लगभग ये मान लो आप अमेरिका इस प्रकार से। तो इस अमेरिका के पास में एक छोटा सा टापू वाला जो देश था वो था क्यूबा। अब ये क्यूबा नजदीक किसके है? अमेरिका के है, किंतु इसने समर्थन किया था किसका? सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था। ये मुद्दा अभी भी गर्म है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है क्यूबा संकट। अभी भी लगभग 2-4 महीने पहले भी क्यूबा संकट के बारे में काफी मुद्दा उठा था। क्यूबा देश और अमेरिका की अब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती जा रही हैं। अब क्या हुआ था? सोवियत संघ, उस समय सोवियत संघ के कुछ नेता हुआ थे, जिनमें से मुख्य रूप से था निकिता क्रुश्चेव। ये प्रमुख नेता थे सोवियत संघ के। और अमेरिका के उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉन कैनेडी। अब क्या हुआ कि इनकी रणनीति के आधार पर क्यूबा देश में परमाणु मिसाइलें स्थापित कर दी गई। परमाणु मिसाइल किसकी थी? सोवियत संघ की। किसके नजदीक आ गया? अमेरिका के सोवियत संघ, क्यूबा देश में ये मिसाइल तैनात। अब इसके कारण ये हुआ कि अब सोवियत संघ किसी भी समय पूरे के पूरे अमेरिका के ऊपर परमाणु हमला कर सकता था।
अब यदि परमाणु हमला दोबारा, एक संकट हमारे सामने पहले आ चुका था, हमने स्थितियां देख ली थी परमाणु हथियार की, अब ये संकट दोबारा आ गया और ये भयानक स्थिति थी। ये वाकया है 1962 का। अमेरिका ने भी अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, इधर से सोवियत संघ ने कर दी। भयंकर तनातनी हो गई थी, पूरे विश्व का माहौल एकदम गर्म हो गया था और सभी देश थे इस संकट, इस स्थिति से भयभीत हो गए कि अब क्या किया जाए। किंतु दोनों देशों ने समझदारी दिखाई। यहाँ पर सबसे हमारे लिए फायदेमंद वाली बात ये थी कि सोवियत संघ के नेताओं ने भी थोड़ी समझदारी दिखाई और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन केनेडी, इन्होंने भी समझदारी दिखाई और मामले को शांति से निपटाने की कोशिश की। बस ये था, सोवियत संघ से जो असला आ रहा था, आर्थिक सहायता मिल रही थी क्यूबा देश को, तो इसको रोकने के लिए जॉन केनेडी ने क्या किया था, अपने जहाज़ों को भेज दिया था और जो आर्थिक सहायता मिल रही थी, खाने का सामान मिल रहा था, राशन मिल रहा था, उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने से क्या हुआ, सोवियत संघ से आने वाले जो जहाज थे वो यहीं भी अटक गए, आगे नहीं बढ़ पाए। बाद में इन्होंने, सोवियत संघ ने अपनी वापिस से परमाणु मिसाइलें हटा ली और ये पूरा का पूरा जो विश्व है ये तीसरे महायुद्ध से बच गया। ये काफी महत्वपूर्ण है क्यूबा संकट। ठीक है। अब बात करते हैं इसी के अंदर की, इस शीत युद्ध के दौरान में दो संगठनों का निर्माण हुआ था। अब वो दो संगठन कौन कौन से थे, एक तो था नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसके फुल फॉर्म। नाटो की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, लगभग हर एग्जाम में नाटो की फुल फॉर्म पूछी जाती है क्योंकि ये वर्तमान में भी स्थित है ये संगठन नाटो। ठीक है। इसकी शुरुआत 12 देशों से मिलकर के होती है। कितने देशों से मिलकर के होती है? 12 देशों से मिलकर के उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना होती है और इसी को देखते हुए सोवियत संघ ने भी अपने एक संगठन का निर्माण किया था और वो संगठन था वार्सा पैक्ट। क्या नाम रखा है इसको? वार्सा पैक्ट। जो ये वार्सा पैक्ट है, इसकी स्थापना भी इसी प्रकार का था। वैसे 1955 में ये अस्तित्व में आ गया था, किंतु पूर्ण रूप से ये अस्तित्व में नहीं आया था, लेकिन स्थापना हम 1955 में मानते हैं। लेकिन जब से ये नाटो की स्थापना हुई उसके बाद में ये ज्यादा सक्रिय हो गया था। अब यहाँ पर ये दोनों आपस में राजनीतिक खेल खेल रहे थे। नाटो और वार्सा पैक्ट एक सैनिक संगठन है। सैनिक संगठन का अर्थ क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं आपको, कि नाटो में शामिल होने वाले जितने भी देश हैं, शुरुआत में 12 देश थे, अभी संख्या ज्यादा है, जितने भी देश थे, यदि किसी भी देश पर कोई भी दूसरा अन्य देश आक्रमण करता है तो उस देश की सहायता के लिए नाटो संगठन में शामिल जितने भी देश हैं वो सहायता करेंगे। मतलब युद्ध करना होगा तो उसी की तरफ से करेंगे, आर्थिक सहायता देनी होगी, राशन देना होगा, उपचार करना होगा, ये सब मिलकर के एकजुट करेंगे। यही स्थिति वार्सा पैक्ट में भी लागू होती है कि इसके समर्थक जितने भी देश थे, यदि कोई भी इनके ऊपर आक्रमण करता तो ये होगा, मिलकर के ये उस आक्रमण का सामना करते और जवाब देते हैं। और इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि भारत की स्थिति यहाँ पर जो थी वो थी गुट निरपेक्ष नीति। नाम से स्पष्ट है कि ये गुट निरपेक्ष नीति है क्या, कि गुटों से अलग रहना, गुट प्लस निरपेक्ष, मतलब गुट से निरपेक्ष रहना, अलग रहना। ये जो दो गुट बने हुए थे, इन दोनों गुटों का किसी का भी समर्थन नहीं करना, एकदम अलग रहना, गुट निरपेक्ष नीति इसको बोलते हैं। ठीक है। मुख्य रूप से जो गुट निरपेक्ष नीति का कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था
कि भारत किसी भी गुट का समर्थन नहीं करेगा। यदि भारत किसी भी गुट का समर्थन करता है, ये सिर्फ यहाँ पे गुट निरपेक्ष नीति में सिर्फ भारत ही नहीं था, उस समय अफ्रीका में के साथ में कुछ देश आज़ाद हुए थे। 1945 के बाद में बहुत से ऐसे देश थे जो भारत के साथ में आज़ाद हुए थे, वो देश भी इस गुट निरपेक्ष नीति में शामिल थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि भारत किसी भी एक गुट का समर्थन करता है तो पलड़ा उस क्षेत्र का भारी हो जाएगा और वापस स्थितियां, यदि पलड़ा ऊपर नीचे होता है तो स्थितियां सामान्य नहीं रह पाएंगी। इसलिए भारत किसी भी स्थिति में गुट निरपेक्ष नीति का समर्थन, गुट निरपेक्ष नीति पर ही चलेगा, किसी भी गुट का समर्थन नहीं करेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। शीत युद्ध का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ है, रेगुलर आगे चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे और क्या प्लानिंग हुई थी, इसमें भारत को क्या फ़ायदा हुआ था या नुकसान हुआ था। विश्व था उसमें बाद में ये जो शीत युद्ध का दौर है इसको कैसे समाप्त किया गया था, अभी वर्तमान में नहीं चल रहा है। ठीक है, ये 1991, 92 में समाप्त हो गया था। अब समाप्त होने के भी क्या कारण है, इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल से देखेंगे। आज के लिए काफ़ी है इतना। धन्यवाद सभी।